ओके स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। हमने इसमें पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या होती है। हमने कहा था मार्केटिंग एक सिंगल एक्टिविटी हो सकती है, सेट ऑफ एक्टिविटीज हो सकती है, या सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है कि जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, कम्युनिकेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक्सचेंज करती है वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या? गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज। ये जो क्रिएट कर रही होती है, कम्युनिकेट कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, एक्सचेंज कर रही होती है, वैल्यू किसके लिए करती है? ये करती है कस्टमर के लिए, जो कि कंज्यूमर भी हो सकता है और हो सकता है बिजनेस। फिर उसके बाद हमने बात की थी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमें लगता था मंजन बेचना, सेल्स करना, एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, पब्लिसिटी करना, वायरलिटी, सोशल मीडिया, टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स। तो हमें लगता था मार्केटिंग यही होती है, सही है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ के पता चला कि मार्केटिंग स्टार्ट्स कि जहां पे आप अपना प्रोडक्ट डिसाइड करते हो। सवाल पूछा गया व्हाट टू प्रोड्यूस। जवाब अगर ये मिला कि जो प्रोड्यूसर चाहता है तो यू आर नॉट अ गुड मार्केटर। जवाब ये होना चाहिए जो कि कस्टमर चाहता है, जो कस्टमर की डिजायर, डिमांड और उसकी विलिंगनेस है परचेज करने की, उसके हिसाब से आप प्रोड्यूस करते हो। तो यहाँ पे आप जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हो वो भी मार्केटिंग एक्टिविटी है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आप जो सेल कर रहे होते हो वो भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आप जो प्रोड्यूस कर रहे होते हो वो भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आप जो ग्रेडिंग कर रहे होते हो वो भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आप ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, या लेट सपोज जो स्टोरेज वगैरह भी कर रहे होते हो वो भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। यानी कि मार्केटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सही है, जहां पे आप इंश्योर कर रहे होते हो कि आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोडक्ट को डिलीवर कर दो टू योर कस्टमर, और साथ ही साथ वो सेटिस्फाई भी हो जाएं। उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो सवाल ये पूछा गया कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्यों बनाई जाती हैं। तो जवाब ये मिला कि जब आपने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो। फिर सवाल पूछा गया व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और कैसे एक्सचेंज कर रहे हो वैल्यू को अपनी टारगेट मार्केट को। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, मार्केटिंग मिक्स और टारगेट ऑडियंस। मार्केटिंग मिक्स का क्या था कि आपके पास 4 पीस होते हैं मार्केटिंग मिक्स में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर आपके पास आ जाता है टारगेट ऑडियंस। सर ऑडियंस को कैसे टारगेट करूं, अपनी मार्केट को कैसे टारगेट करूं? टू टारगेट योर मार्केट यू हैव टू सेगमेंट इट। आपको मार्केट को पहले सेगमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था मार्केट सेगमेंटेशन। आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो 3 तरीके से, डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली या सोशली। अगर आप लोगों को सोशल फैक्टर्स के थ्रू अगर मार्केट को तोड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि सोशली आप क्या कर रहे हो, मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हो कि जैसे लोगों का कल्चर, लोगों का रिलीजन, लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर, बाइंग ट्रेंड, इसके अलावा प्रेफरेंस, टेस्ट, सही है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? सोसाइटी में आ जाती है। इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी तो इसका मतलब ये है कि किस जमीन पे लोग रह रहे हैं, क्या वो पहाड़ी एरिया पे रह रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पे रह रहे हैं, या सिटीज में रह रहे हैं। इसके अलावा जो है वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ का वेदर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, सही है। इसके अलावा जो है क्लाइमेट पे आ जाता है कि उनके एरिया के पास समंदर मौजूद है या समंदर मौजूद नहीं है, उनके एरिया के पास जो है वो लेक्स मौजूद है, पॉन्ड्स मौजूद हैं, रिवर्स मौजूद हैं। ये सारी चीजें क्या करती है ज्योग्राफी में, वैल्यू ऐड कर रही होती, कंट्रीब्यूट कर रही होती। फिर आ जाते हैं डेमोग्राफिकली। डेमोग्राफिकली कि किसी भी तरीके से आप क्या करो कि बाइफिकेट कर सको अपनी ऑडियंस को, एज की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, इनकम की बेसिस पे, इसके अलावा जो है वो रिलीजन की बेसिस पे, किसी भी बेस पे आप उसको क्या कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जो है आपसे, अच्छा बाय द वे ये जो आपके पास फिलिप कॉटलर है, फिलिप कॉटलर है, इसको कहा जाता है पायनियर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। इसको फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहा जाता है कि फिलिप कॉटलर की लोग बुक्स पढ़ रहे होते हैं कि जो मार्केटिंग में मास्टर्स कर रहे होते हैं, मार्केटिंग एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, तो वो फिलिप कॉटलर को पढ़ते हैं। तो कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है,
ये कोई और आर्मस्ट्रॉन्ग है, इन दोनों ने मिलके जो है कंबाइंड डेफिनेशन दी प्रोडक्ट की। इन्होंने कहा एनीथिंग, कुछ भी, दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट, जो कि मार्केट में ऑफर किया जाता है, नंबर वन फॉर अटेंशन, कि लोगों की नजर उस पर जाए, एक्विजिशन, नजर जाए तो लोग खरीदे भी, और जब नजर जाए और खरीद ले तो उसको यूज और कंज्यूम करे, दैट माइट, ये सेटिस्फाई कर भी सकती है, सेटिस्फाई नहीं भी कर सकती है, वांट्स एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर। अब इसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यानी कि गुड्स, सर्विसेज हो सकती हैं, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आइडिया हो सकता है। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज। अटेंशन, एक्विजिशन, कंजम्पशन। अटेंशन का मतलब होता है कि आप लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करो, तो प्रोडक्ट होगा जब लोगों की नजर आप पे जाएगी। अगर लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, उसको कहीं छुपा के रख दिया, तो लोगों की जब नजर ही उस पर नहीं जाएगी तो वो प्रोडक्ट थोड़ी कहलाएगा। सही है, नजर चली गई, लोग उसे खरीद नहीं रहे। क्यों नहीं खरीद रहे? आप बेच नहीं रहे, तो जब तक वो अक्वायर नहीं कर सकते प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और अक्वायर करने के बाद वो उसे यूज ना करे। अब यूज की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, आपको लगता है कि यूज का मतलब क्या है कि मैं खुद ही कंज्यूम कर लूं। भाई यूज का मतलब यह है कि मुझे गिफ्ट करना है, मुझे डोनेट करना है, मुझे जाया कर देना है। अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या होता है कि लोग व्यूज के चक्कर में क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके आते हैं और उसको खराब कर देते हैं, तो वो भी तो यूज है, कंजम्पशन है। अब कंजम्पशन की कोई डेफिनेशन थोड़ी है। कंजम्पशन का मतलब क्या है? मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर लूं, किसी और की सेटिस्फेक्शन के लिए दे दूं, उसे चैरिटी कर दूं, डोनेट कर दूं, फेंक दूं, फाड़ दूं, जला दूं, मेरी मर्जी। एक पागल की कंजम्पशन क्या होगी कि वो चीज खरीद के उसके ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो कंजम्पशन की कोई डेफिनेशन नहीं होती। माइट, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट है तो वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई कर देगा तो शायद आप फिर परचेज कर लोगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो शायद आप फिर परचेज नहीं करोगे। अब लिखा हुआ इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। सर ये तो पता है, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? आपके पास टेंजिबल ऑफरिंग्स होती हैं। फिर लिखा हुआ है सर्विसेज, इनटेंजिबल ऑफरिंग होती है। सर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज, ये चार चीजें क्या हैं? आपने तो सिर्फ बताया था गुड्स और सर्विसेज, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिजिकल, नॉन फिजिकल। ये पर्सन, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज क्या भला है? देखो, पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन ना एक ही तरीके से समझा देता हूँ। व्हेन आई से पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स टाइम। आप बंदा नहीं खरीदते, आप उसका टाइम परचेज करते हो। कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक एम्प्लॉय को हायर किया और मंथली बेसिस पे वो उसे सैलरी दे रहा है, तो मंथली बेसिस पे उसकी सर्विसेज, उसका टाइम खरीद रहा है, उसका टाइम खरीद रहा है। कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में आपने क्या किया कि आपने आईटीबी का कोर्स परचेज किया और मैंने आपको अपनी सर्विस रेंडर कर दी, मैंने आपको अपनी सर्विस रेंडर कर दी। सही है, तो सर्विस में ये होता है कि सर्विस के अंदर वो जो फैसिलिटी है ना वो बाय की जाती है, फैसिलिटी बाय की जाती है। लेकिन लेट सपोज अगर आप मुझे कहते हो कि सर एक काम करें, क्या आप हमारे ड्राइवर बन जाएं, तो अगर मैं एग्री करता हूं तो आप मुझे बोलेंगे कि आपने सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आना है। अब मैं सुबह 9 बजे आके बैठ जाता हूं और लेट से आप मुझसे पूरा दिन ड्राइव ना करवाओ, तो मैं तो टाइम दे चुका हूं, तो आपने मुझे मंथ एंड पे सैलरी देनी है। अब लेट सपोज मैं नहीं आता, 9 से 7 नहीं आता, तो मेरी सैलरी कटेगी, मेरी सैलरी कटेगी चाहे मैं अगले दिन डबल काम क्यों ना कर दूं, क्योंकि मैंने अपना टाइम नहीं दिया। तो मैंने ऐसे पर्सन, तो पर्सन इटसेल्फ या उसकी सर्विस नहीं होती, उसका टाइम होता है। प्लेस, प्लेस में भी अगेन क्या होता है, आपको स्पेस और टाइम दे दिया जाता है कि यहाँ पे लड़के बहुत खुश हो जाएंगे कि लेट से आपकी शादी है और आपने एक बैंक्वेट बुक कर लिया सैटरडे को, अभी वैसे भी आ रहा है 7 बजे से लेके 12 बजे तक। अब 7 बजे से लेके 12 बजे तक वहां पे बर्थडे सेलिब्रेट करो, शादी करो, वलीमा करो, दोस्त बैठ के शुगल मेला करो, अवार्ड सेरेमनी करो, इट्स योर कॉल। ये 7 बजे आपको वो स्पेस और वो टाइम मिल जाएगा। तो प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दे देता हूँ। अब यहाँ पे हुआ ये कि आपने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में पीआरसी की फीस पे कर दी, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस फी पैकेज में 3 चीजें परचेज की हैं, 4 चीजें परचेज की है। सर्विस, सर्विस यानी कि टीचिंग सर्विस आपको मिलेगी। दूसरा, आपको मिलेगा प्लेस, कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को आप विजिट कर सकते हो, आप वहाँ पे लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, आप वहाँ पे जो है वो नमाज एरिया यूज कर सकते हो, गेम एरिया यूज कर सकते हो, कैफेटेरिया यूज कर सकते हो। सही है, तो आप ये सारी चीजों को, रेस्ट रूम विजिट कर सकते हो।
सही है। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपसे कहा ना कि वहां के एडमिन वगैरह से आप सवाल जवाब कर सकते हो, इंक्वायरी वगैरह जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने 3-4 चीजें एक पैकेज में खरीदी है, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, सर्विसेज। जैसे ही आपका पीआरसी कंप्लीट हो जाएगा, वैसे इंसानियत तो ये कहती है हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन चलो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। आपका जैसे ही पीआरसी कंप्लीट हुआ, आपने सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह पीआरसी पास। अगले दिन आप आई की स्कूल ऑफ फाइनेंस में एंटर हुए, गार्ड ने हाथ रख दिया, बोला भाई क्या हुआ? तो बोला अब आपका पीआरसी कंप्लीट हो गया है, आप कैफ के पैसे भरोगे तो ही अंदर जा सकते हो। तो आप बोलोगे यार अच्छा ठीक है मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे जरा इमरजेंसी है, मुझे रेस्ट रूम जाना है। तो गार्ड बोलेगा नहीं आप रेस्ट रूम भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फीस यहाँ से खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस या पर्सन मिलता है। अगर लेट सपोज पर्सन की जो स्किल सेट की बात कर रहे हो ना, कि उसकी स्किल्स अक्वायर की है, तो वो सर्विस में आएगी। लेकिन उसकी स्किल नहीं, उसका टाइम अक्वायर किया है, तो वो आएगा पर्सन। सर खैर, पर्सन हो, प्लेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, आइडियाज हो, ये सब कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है सर्विस की, ये सब कैटेगरी है सर्विस की। क्योंकि जिस ड्राइवर को तुम फिजिकली बुला भी रहे हो, उसकी ड्राइविंग स्किल्स तुम इस्तेमाल कर रहे हो। अगेन ड्राइविंग स्किल्स कैन नॉट बी हेल्ड, टच्ड और स्टोर्ड। सही है। प्लेस की बात करें तो अगर लेट सपोज तुम किसी बैंक्वेट जाते हो, तो वहां पे कुर्सियों को, वहां पे टेबल को आप टच वगैरह तो कर सकते हो, लेकिन वो जो प्लेस है उसका एक ऑरा है, उसका एक एनवायरमेंट है, उसका एक सराउंडिंग है, उसका एक लुक है, वो आप अपने साथ लेके थोड़ी जा सकते हैं, या आप उसको होल्ड टच स्टोर नहीं कर सकते। भाई प्लेस तो आपके घर पे भी है, आप घर पे वो इवेंट कर लेते हैं। आपने अलग से बैंक्वेट क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वहां पे जो आपको एक एम्बियंस मिला है ना, तो वो क्या है, इंटेंजिबल है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, रेस्टरूम तो घर पे भी है, सही है, कैफेटेरिया तो रास्ते में बहुत सारे मौजूद हैं, लाइब्रेरी तो पब्लिक लाइब्रेरीज मौजूद है। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन में वो जो एक एनवायरनमेंट होता है ना, जहाँ पे सारे सीए के स्टूडेंट्स मिल रहे होते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ और भी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने जो है वो सर्विस की सब कैटेगरी एक्वायर की है। सर्विस के अंदर आ जाता है पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज। टू सिंप्लीफाई anything that can be offered in the market for attention, acquisition and use that might satisfy the need and want of the customer. It includes physical goods या physical product एंड नॉन फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट में आ जाते हैं गुड्स, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट में आ जाता है सर्विसेज, पर्सन, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, आइडियाज। डन। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। सही है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को वो कौन कौन सी चीजें जो एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बनाती है? प्रोडक्ट नीड्स टू बी रेलेवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। प्रोडक्ट नीड्स टू बी रेलेवेंट। अब हाँ, यूजुअली जनरली ऐसा होता है, ये रूल ऑफ थंब नहीं है लेकिन जनरली ऐसा होता है। अब जो लड़के हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो जो है वो लेट्स से जॉन विक जैसी मूवीज देख रहे होते हैं, या वो मार्वल की सुपर हीरोज वाली मूवीज देख रहे होते हैं, या लेट सपोज वो कार्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, या लेट सपोज वो और ऐसी एडवेंचरस किस्म की बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं अपना एक प्रोडक्ट निकालूं एडवेंचर पैकेज के नाम से, सही है, और मैं अपनी ऑडियंस जो है वो फीमेल ऑडियंस सिलेक्ट कर लूं, मैं अपनी ऑडियंस फीमेल ऑडियंस सिलेक्ट कर लूं, मैंने कहा जनरल बात है ना, तो 100% फीमेल में से शायद 20% जो है कन्वर्जन मेरे पास आ जाएगा। हर 100 में से 20 जो लड़कियां हैं उनको मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी ऑडियंस जो है वो मेल ऑडियंस रखता, तो मैं हर 100 में से 60-70 लोगों को अक्वायर कर सकता था। जितनी एफर्ट मैं यहाँ कर रहा था उतनी एफर्ट मैं यहाँ करता, यहाँ पे मुझे रिजल्ट ज्यादा मिलता, तो इट मेक सेंस कि आप यहाँ पे टारगेट करो। तो माय प्रोडक्ट वाज नॉट रेलेवेंट। याद है मैंने मिशन स्टेटमेंट बताया था, वो रिलेट करना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आई एम अ मूवी बफ, मुझे मूवीज देखना, उन पे बात करना बहुत पसंद है। मुझे जो है वो फिक्शन पे बात करना बहुत पसंद है। मैं घंटों बात कर सकता हूँ। अब लेट सपोज मैं अगर कहीं से गुजरता हूँ, और पहले के वक्तों में सीडी का दौर हुआ करता था, और कहीं पे मैं जो है वो सीडी की शॉप देख लेता हूँ जहाँ पे डीवीडी, सीडीज, गेम्स, मूवीज वगैरह लगी होती है ना, तो जब मैं गुजर रहा हूँ ना, तो मेरी नजर यूं करके उसकी तरफ
जाएगी कि जब तक मैं चले नहीं जाता उस गली से, या वो दुकान मुझसे मेरी नजर से हट नहीं जाती ना, तब तक क्या है मैं उसको स्टॉक करता रहूंगा। क्यों? कि मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ। कुछ लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं, कोई बुक शॉप आती ना तो वो इंट्रीग्ड हो जाते हैं, उनकी अटेंशन चली जाती है, फिर वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। कुछ लोग जो है, लेट सपोज बच्चे जो होते हैं वो टॉयज के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, टॉय शॉप आती है तो उनकी नजर वहां पे फिक्सेट कर जाती है। तो प्रोडक्ट रेलेवेंट होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट रिलेट नहीं करता तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं हो सकता। बहुत वियर्ड एग्जांपल दे रहा हूं बट देना जरूरी है। भाई लेट से आप आए यूएस से पढ़कर, आप यूएस से पढ़कर आए और आपने कहा मैं पाकिस्तान में फूड बिजनेस स्टार्ट करूंगा। आपने क्या हुआ, कार्ड लगाई, कार्ड जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने डिजाइन की, आपने यूटेंसिल्स और सारी क्रॉकरी वगैरह अच्छी अच्छी किस्म की जो आपने चीजें लगाई, आप जो ना आइटम बहुत फ्रेश लेकर आए थे सारी चीजें। अब आप जब बना रहे हो ना तो लोग आपके पास से आ ही नहीं रहे, दूर से गुजर रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी है लेकिन लोग फिर भी जो ना अजीब सा चेहरा बना के जा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं देख रहे, नजर चुरा रहे हैं, कुछ देख रहे तो गुस्से से देख रहे हैं। तो आप बोलोगे यार कि ये क्या चक्कर है कि लोग मेरी शॉप की तरफ क्यों नहीं देख रहे, मेरा प्रोडक्ट तो बहुत स्ट्रांग है, मैंने तो प्राइस भी रिड्यूस किए हुए हैं, इसके अलावा मैं तो क्वालिटी भी दे रहा हूँ। पता चला आप पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर खड़े होकर आप हैम बर्गर भेज रहे हो, आप हैम बर्गर बेच रहे हो। सर हैम क्या होता है? हैम जो है वो पोर्क में से मिलता है। पोर्क क्या होता है? खंजीर का गोश्त होता है। तो पाकिस्तान में चाहे मुस्लिम्स हो चाहे नॉन मुस्लिम्स हो, वो उस प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं करेंगे। मुस्लिम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम पे हराम है, नॉन मुस्लिम इसलिए नहीं खाएंगे कि हाइजीन फैक्टर, कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं कहीं ना कहीं जब गोश्त अवेलेबल ही नहीं होता ना तो वो यूज टू हो जाते हैं, दे स्टार्ट लाइकिंग वेजिटेबल्स, उनको वेजिटेबल की प्रेफरेंस में बढ़ जाती है। तो जिस कल्चर में आप रह रहे होते ना तो आपका लाइफस्टाइल मोर और लेस वैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई जाना पसंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी अच्छी क्वालिटी दे दो, जितने कम प्राइसेस में सेल करो, लेकिन अगर प्रोडक्ट रिलेट नहीं करेगा ना लोग परचेस नहीं करेंगे, लोग परचेस नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली स्किल्स से रिलेटेड लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है। तो यहाँ पे लोग कंप्यूटर के कोर्सेज नहीं कर रहे होते, डिजाइनिंग के कोर्सेज नहीं कर रहे होते, एनिमेशन के कोर्सेज, कोडिंग के कोर्सेज नहीं कर रहे होते, क्रिप्टो के कोर्सेज नहीं कर रहे होते। क्यों? यहाँ पे लोग उससे रिलेट नहीं कर रहे होते। लोग रिलेट किससे कर रहे होते हैं? लोग रिलेट कर रहे होते हैं खाने पीने से, लोग रिलेट कर रहे होते हैं फन एक्टिविटीज से, लोग रिलेट कर रहे होते हैं हैंग आउट करने से, लोग रिलेट करते हैं एंटरटेनमेंट से। तो वहां पे क्या करते हैं, पैसे जाया कर कर आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट नीड्स टू बी रेलेवेंट। आई होप ये बात समझ आ गई हो। लिखा है प्रोडक्ट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। आपने एक जबरदस्त प्रोडक्ट बना लिया और वो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि आपको पता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उससे रिलेट करेगी आपके प्रोडक्ट से, लेकिन आपने कम्युनिकेट नहीं किया। तो आपसे लोग आके बोलेंगे यार तुमने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, तुम लोगों को बता क्यों नहीं रहे? तो आप बोलोगे कि यार मुझे अपने प्रोडक्ट पे इतना यकीन है ना कि लोग खुद खींचे चले आएंगे मेरे पास। तो सामने वाला बंदा बोलेगा अबे साले, जब तू लोगों को बताएगा नहीं तेरे पास एक चीज मौजूद है तो लोग कैसे चल कर आएंगे? मैं आज बैठा था एक स्कूल ऑफ फाइनेंस में, मेरी मेरी शिकायत करने की आदत नहीं है, बट अगर कोई चीज नहीं हो रही होती ना तो आई फील लाइक कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं कम्युनिकेट करूं, क्योंकि अगर मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगा ना तो उसका मतलब ये है कि वो चीज होगी नहीं। तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं बल्कि और लोगों का भी नुकसान है। तो मेरा प्रोडक्ट है पीपी का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे पुश किया गया कि भाई आप मजीद बैचेस स्टार्ट करें, तो आई वाज लाइक ठीक है कोई मसला नहीं, मेरे पास टाइम मौजूद है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं बैच तब स्टार्ट करूंगा जब नंबर ऑफ स्टूडेंट सफिशिएंट होंगे, क्योंकि अगर लेट सपोज क्लास खाली होगी तो मुझे अपने ना पैसे नहीं बढ़ाने मैं खाली क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो, आईक्यू के पास एडमिशन हो तो मैं पढ़ाऊंगा। बट अगेन द थिंग इज कि मेरा प्रोडक्ट जितना भी बेहतरीन हो, मेरे प्रोडक्ट से जितने भी स्टूडेंट रिलेट करते हो, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि मैं फला तारीख को फला दिन ये क्लास रख रहा हूं, तो वो आएंगे ही नहीं। आपका प्रोडक्ट जितना रेलेवेंट हो, आपका प्रोडक्ट जितना बेहतरीन हो, इफ इट इज नॉट कम्युनिकेटेड लोग नहीं आएंगे। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज दो फ्रेंड्स हैं और उनको ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने का समझने का बहुत शौक है, क्रेजी है, सही है। फ्रेंड ए को पता चला कि फला जगह एक सेमिनार हो रहा है आई पे, ठीक है, और वो चार्ज कर रहे हैं 1000 रुपए। तो ए ने अज्यूम कर लिया बी बहुत कंजूस है, वो तो देगा नहीं, इसकी वजह से मेरा भी सेमिनार मिस हो जाएगा, तो मैं खामोशी से सेमिनार अटेंड कर आ जाऊँ।
अब लेट्स सपोज वो सेमिनार अटेंड कर कर आ गया, और सेमिनार अटेंड करके आया और बड़ा खुश, उसने बी को बताया कि यार मैं सेमिनार अटेंड करके आया था, बड़ा जबरदस्त सेमिनार था, 1000 रुपए थे, वरना मैं तुझे भी बता देता। तो बी बोलेगा यार कि मुझे एआई से इतनी मोहब्बत है, या एआई सीखने से मुझे इतनी मोहब्बत है कि शायद मेरी कंजूसी जो ना एक्लिप्स कर जाती है उसके सामने, मेरी कंजूसी छुप जाती है। तो अगर तुम मुझे कम्युनिकेट कर देते तो आई वुड हैव परचेज्ड द प्रोडक्ट। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता, यानी कि उस सेमिनार को बाय कर लेता। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। आई होप बात समझ आ गई है। प्रोडक्ट नीड्स अ नेम। देखो, अगर आप प्रोडक्ट को नाम नहीं दोगे ना तो कल को वो प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बन पाएगा। ब्रांड का मतलब मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी। जब आप किसी को नाम देते हो ना तो लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ उस नाम को रिकॉल कर रहे होते हैं। सीए की एक छोटी सी फ्रेटर्निटी है, लेकिन इस फ्रेटर्निटी में सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, कि रिपीटेशन की वजह से, यूनिफॉर्मिटी की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से क्या होता है, लोग ब्रांड बन जाते हैं। जैसे लोग अहमद रजा मीर नहीं कहते, लोग कहते हैं ARM। सही है। लोग मुर्तजा कायद नहीं कहते, कहते हैं MQ। सही है। लोग जो है तारिक तुनियो नहीं कहते, कहते हैं TT। सही है। लोग जो है लेट सपोज मोहम्मद इब्राहिम नहीं कहते, MI कहते हैं। सही है। तो यहाँ पे क्या है, टीचर्स एब्रीविएशन के हिसाब से मशहूर है, क्योंकि उनके नाम जो है, उनके एब्रीविएशन जो है वो ब्रांड बन चुके हैं। तो अगर आपका नाम नहीं होगा, लेट सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, चाय के होटल तो पाकिस्तान में इतने हैं, कराची में इतने हैं चाय के होटल, तो कि मुझे लगता है कि पहले नंबर पे जो है वो चाय के होटल है, दूसरे नंबर पे कबाब चीज है। सही है। तो यहाँ पे इतने चाय के होटल हैं, लेकिन मुझे बात बताओ किसका नाम तुम्हें याद है? वही होता है कोयटा पिशावर, कोयटा पिशावर, कोयटा पिशावर, यही नाम रख रहे होते हैं। सही है। तो यहाँ पे किसी का यूनिक नेम होता ही नहीं है। तो अगर आप 10 साल पहले उस होटल को देखोगे, 10 साल बाद उस होटल को देखोगे, तो 19-20 का फर्क आया होगा, क्योंकि उसका नाम था ही नहीं, तो कभी ब्रांड नहीं बन पाया। लेकिन आपने देखा होगा चाय इन द स्काई, या इसके अलावा जो है आपके पास छोटू चाय वाला, और इसके अलावा 2-3 और भी ऐसे खुले, तो वो क्या हो गए, यूनिक हो गए। फिली था, फिबी था, इस तरीके से और भी चाय के रेस्टोरेंट्स थे, तो उनकी फ्रेंचाइजेस बढ़ना शुरू हो गई थी, जस्ट बिकॉज के दे हैड अ यूनिक नेम। फिर लिखा हुआ है अ प्रोडक्ट शुड बी अडेप्टेबल। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। प्रोडक्ट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसके अंदर लचक होनी चाहिए। सही है। कि अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस चेंज हो रही है, एटीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो प्रोडक्ट को भी चेंज होना चाहिए। इसकी सबसे सैड एग्जांपल है नोकिया। कि नोकिया जो है इतना रिजिड हो गया था, उसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस थी कि जब पूरी दुनिया उसको कह रही है कि सालो तुम एंड्रॉइड पर आ जाओ, हम अपने मोबाइल फोन तोड़ के नोकिया खरीदेंगे, बट देवर लाइक नहीं, नहीं करना है सर। तो इस चक्कर में अब नोकिया कहीं पे भी नहीं है। ये मेरी पर्सनल जो है एक एनालिसिस है कि अब नोकिया नहीं आ सकता मार्केट में, क्योंकि दे लॉस्ट, जो कि बहुत सारी कंपनीज के पास नहीं था, वो था ब्लाइंड ट्रस्ट। नोकिया ने ना ब्लाइंड ट्रस्ट लूज कर दिया है, अब नहीं आ सकता। सही है। क्योंकि अब जो लोगों का एटीट्यूड है ना, वो ये होता है कि लोगों की जो मेमोरी ना बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी हो चुकी है। कुछ टाइम तक कोई चीज याद रहती है, उसके बाद उनकी लॉयल्टीज चेंज हो जाती है। तो अब ऐसे दौर में ना ऐसा ब्रांड बनाना ना इट्स इम्पॉसिबल। तो जो नोकिया ने खोया है ना, वो नोकिया कभी भी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अडेप्टेबिलिटी नहीं थी। अडेप्टेबिलिटी की अगर एग्जाम्पल दूंगा, KNNs, KNS नहीं कह रहा, KNNs, KNS जो है वो जो चिकन जो आपके पास रेडी टू बेक, रेडी टू फ्राई जो आइटम बना रही होती है, वो आई थी पहले मार्केट में। वो आई और बहुत बुरी तरीके से फेल हुई। कोई टेस्ट का मसला नहीं था, कुछ और मसला नहीं था, लोगों की प्रेफरेंस नहीं थी, लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट था। उस वक्त टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं, लोगों के पास टाइम बहुत होता था, वो पकोड़े भी खुद बनाते थे, समोसे भी खुद बनाते थे, वॉन्गटॉन भी खुद बनाते थे, सब कुछ खुद बनाते थे। फिर हुआ ये कि उन्होंने अपने आप को वापस से मार्केट में लेकर आए, इस बार एक एडेप्टेबल जो है अप्रोच के साथ आए। वो उन्होंने मार्केट में क्या किया, ट्रेंड बिठाया कि भाई आप लोग बिजी होते हो, आपने अपना करियर बनाना है, बच्चों का करियर बनाना है, कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है, अगर आप पकौड़े तलने में रह जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक माइंडसेट लोगों को बिठाया, लोगों ने उस पर अडेप्ट किया और वो प्रोडक्ट कामयाब हो गया। KNNs
इतना कामयाब हुआ कि पहले के वक्तों में तो केनेंस आया था और फ्लॉप हो गया था, दूसरी बार आया इतना कामयाब हुआ कि इसके पीछे सेब्रोसो, मनसल्वा और बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ चुके थे। तो ये बेसिकली पावर है अडेप्टेबिलिटी की। तो प्रोडक्ट नीड्स टू बी रेलेवेंट, प्रोडक्ट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, इट नीड्स अ नेम एंड शुड बी अडेप्टेबल। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सवाल देख लेता हूँ। एबीएस कह रही है सर मेरी फ्रेंड ने सीए फील्ड मुझसे छुपाई 2 साल से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सोशल मीडिया से पता चल गया। होता है, इट हैपेंस। सही है सर। यूजर और पोटेंशियल यूजर में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड क्वेश्चन अलीजा। देखो, यूजर कस्टमर, सही है, यूजर कंज्यूमर, सही है। पोटेंशियल यूजर, पोटेंशियल यूजर, सॉरी पोटेंशियल यूजर, पोटेंशियल कस्टमर वो कस्टमर है जिसके अंदर पोटेंशियल है। अभी वो आपसे बाय नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है कि आपने इंटरमीडिएट किया एंड यू डिसाइडेड टू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो आप बन गए यूजर। अभी जब इंटरमीडिएट के पेपर होंगे तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे, उनमें पोटेंशियल है कि वो सीए में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम उनको पोटेंशियल, उनको उनका पोटेंशियल यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे और उनको यूजर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यूजर वो कस्टमर जो एग्जिस्टिंगली बाय कर रहा है, पास्ट में बाय करता रहा है। पोटेंशियल यूजर वो कस्टमर जो कि फ्यूचर में कस्टमर बन सकता है, उसके पास पोटेंशियल है। तो हमेशा याद रखना कि इंस्टेड में पोटेंशियल कस्टमर कहूं, मैं कहूंगा प्रोस्पेक्ट। मैं क्या कहूंगा? प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कौन होता है कि जो कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। तो प्रोस्पेक्ट कि लेट सपोज एक बंदा है और उसको शादी करनी है, उसने क्या किया, एक जगह प्रोफाइल लगाई अपनी और नीचे 4 कमेंट्स आ गए कि भाई हमने आपको इनबॉक्स किया है, आप जो है ना क्या करें कि हमें रिप्लाई कर दे। तो उसको 4 प्रोस्पेक्ट्स नजर आ गए कि इनमें से कोई एक जो है वो जीवन साथी बन सकता है। सही है। तो ये है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट वो होता है कि जो अभी एग्जिस्टिंगली जो है आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पास पोटेंशियल है कि वो आप उसको हासिल कर सकते हो। अब वो चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो, या कोई भी हो सकता है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है, हाँ ये वेरी गुड, मोहम्मद सिद्दीक ने बहुत जबरदस्त एग्जांपल दी है कि एक यूनिक पराठे वाला है आलमगीर। सही है, लोग दूर दूर से पराठा खाने आते हैं, क्यों? क्योंकि आलमगीर को डिस्टिंग्विश करना आसान है बाकी जो चाय के होटल से। सही है। खिजर कह रहा है सर हमारे एचओसी का सर्टिफिकेट आईकैप इशू करेगा एंड टेस्ट कौन लेगा? खिजर देखो, एचओसी आपके पास अलग अलग किस्म के हैं। एक आपके पास, 2 एचओसी आपके पास जो है वो स्टाफ लेवल पर है, एक आपके पास सीए फाइनल लेवल पर है। सीए फाइनल लेवल का टेस्ट होता है और कैफ वालों का टेस्ट नहीं होता। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई बिलीव के 6 महीने के बाद या साल के बाद या 1.5 साल के बाद आपके पास कैफ के जो हैंड्स ऑन कोर्सेज है ना, उस पर भी आई कैप टेस्ट कंपलसरी कर देगा। सही है। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक समझे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब आ रहा है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। अब आ रहा है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ये पढ़ाने से पहले मैं जरा आपको यहाँ पे ले आता हूँ। देखिए, 2 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसको आप कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हो, इंडस्ट्रियल गुड्स भी कह सकते हो। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर गुड, इंडस्ट्रियल गुड। याद करो जब हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था 2 किस्म के कस्टमर्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है बिजनेस। तो कंज्यूमर वो कस्टमर होता है जो कि बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेने के बाद अपने पर्सनल यूज में ले जाता है। बिजनेस वो कस्टमर होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेने के बाद बिजनेस यूज में ले जाता है। तो सर वो प्रोडक्ट जो कि पर्सनल यूज में जा रहा हो वो कहलाएगा कंज्यूमर गुड, और वो प्रोडक्ट जो कि बिजनेस यूज में जा रहा हो वो कहलाएगा इंडस्ट्रियल गुड। सिंपल। सही है। तो यहाँ पे आपके पास कंज्यूमर गुड्स की भी 4 कैटेगरीज हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स की भी 4 कैटेगरीज है। पहला है कन्वीनियंस गुड, फिर है शॉपिंग गुड, फिर स्पेशलिटी गुड, अनसॉर्ट की बाद में बात करते हैं। सर ये जो आपके पास कन्वीनियंस से लेके स्पेशलिटी है ना, कन्वीनियंस से लेके स्पेशलिटी है, सर इसकी एक रेंज बन जाती है। कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी। फिर से कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, ये एक रेंज बन गई। सर ये रेंज किस चीज की? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। किस चीज की फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी यूज्ड। फ्रीक्वेंटली बॉट नहीं, फ्रीक्वेंसी यूज्ड।
कि कितना फ्रीक्वेंटली मैं उस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ। कन्वीनियंस प्रोडक्ट की जो यूजेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, शॉपिंग की उससे कंपैरेटिवली कम होती है। कन्वीनियंस की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, शॉपिंग की उससे कम होती है, स्पेशलिटी की उससे सबसे कम जो है यूजेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, आपको उससे समझ आएगा। एक गरीब घर के लिए खाने की बात करें तो गरीब घर के लिए जो दाल है, दालें जितनी भी दालें हैं, पीली, सफेद, काली, हरी, सॉरी हरी नहीं, लाल, जितनी भी दालें हैं, ये दालें क्या हैं, ये उनके लिए कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। महीने में एक दफा खरीदते होंगे लेकिन पूरा महीना चलाते होंगे डेली बेसिस पे। कभी जो है वो पीली दाल बना ली, कभी सफेद दाल बना ली, कभी काली दाल बना ली, कभी मिक्स दाल बना ली, कभी खिचड़ी बना ली दाल से। तो इसका मतलब है कि हर 2-3 दिन बाद दाल यूज हो रही होती है। चावल के चावल तो बनने ही हैं कि दिन में वो चावल खाते, रात में रोटी खाते हैं। आटा, लाल आटा जिसको कहते हैं, सही है, ये क्या है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। चाय, चाय की पत्ती, चीनी, नमक, मसाले, ये क्या उनके लिए, गरीबों के लिए कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। इनके लिए शॉपिंग प्रोडक्ट की बात करें, उसकी फ्रीक्वेंसी डेली बेसिस की नहीं होती है। कि लेट सपोज उनके घर में शायद बटर पड़ा हुआ हो, लेकिन वो बटर सुबह डेली बेसिस पे यूज नहीं होता, वो लेट सपोज यूज होता हो संडे के दिन, वो यूज होता हो लेट सपोज बच्चों के लिए यूज होता हो, बड़े यूज ना करते हो। तो वो क्या होता है, उसकी सिलेक्टिव यूजेज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वो क्या आ जाता है, शॉपिंग प्रोडक्ट में आ जाता है। यानी कि ब्रेड, लेट सपोज ब्रेड है कि यार अम्मी ने कहा कि भाई मैं रोज रोटियां बेलती हूँ, संडे के दिन मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी, काम करो ब्रेड ले आओ। तो हफ्ते में एक दफा ब्रेड आता है, तो महीने में 4 बार ब्रेड आता है, जबकि चावल रोज यूज हो रहे थे। तो आपके पास अगर शॉपिंग प्रोडक्ट सही है। फिर उसके अलावा ये हो सकता है कि सब्जियों में आपके पास प्याज और टमाटर जो है वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, लेकिन जो मटर है ना वो महीने में एक दफा आते हैं या 2 दफा महीने में मटर आते हैं, तो वो क्या हो गया आपके पास, शॉपिंग प्रोडक्ट हो गया। अब आ जाते हैं स्पेशलिटी पे। अब वही जो गरीब फैमिली है ना, वो लेट सपोज साल में 2 दफा जो है बाहर अच्छा खाना खाने जाती है, लेट से एक बार ईद में और एक बार जो है लेट सपोज न्यू ईयर पे। कि ईद में जो है ना उनके जो बच्चे होते हैं उनको जो ईदी मिलती है ना, तो उसमें वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम जो है ना बाहर अच्छा वाला पिज्जा खाने जाएंगे। तो वो वंस इन अ ब्लू मून वाली उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, सही है। न्यू ईयर में शायद इसलिए कि अब्बा को जो है वो ईयर एंड पे बोनस मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे होते हैं। तो ये हो गया स्पेशलिटी गुड। तो स्पेशलिटी गुड सबसे कम फ्रीक्वेंसी। फिर आ जाता है शॉपिंग गुड जिसकी फ्रीक्वेंसी कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाती है। कन्वीनियंस गुड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी यूजेज की बात कर रहा हूँ, बाइंग की बात नहीं कर रहा। तुम रोज जाके चावल खरीदते हो? नहीं सर। तुम क्या रोज जाके आटा खरीदते हो? नहीं सर। मैं महीने में या 6 महीने में एक दफा परचेज कर लेता हूँ और फिर उसे पूरा टाइम चला रहा होता हूँ। तो ये हो एग्जाम्पल। लेकिन अगर यही आप लेट सपोज खाने की एग्जाम्पल अगर आप एक अपर मिडिल क्लास में ले जाओगे, या चलो एक काम करो एलीट क्लास में ले जाओ, तो वहां पे जो आपकी कन्वीनियंस शॉपिंग और स्पेशलिटी की लिस्ट थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। भाई अमीर है तो सोना थोड़ी खाएंगे, वो भी दाल चावल रोटी आटा चाय वाय सब पियेंगे। तो जो गरीब का कन्वीनियंस प्रोडक्ट है वो अमीरों का भी कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो गया। कि चाय, चाय की पत्ती, चीनी, नमक, मसाले, प्याज, टमाटर और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया ना, वो इनकी कन्वीनियंस में आ गई। लेकिन इनकी कन्वीनियंस में और भी कुछ आ जाएगा, जैसे कि फ्रूट्स, कि ये खाने के साथ फ्रूट कंज्यूम करना पसंद ही करते हैं, तो इनकी कन्वीनियंस में फ्रूट आ जाएगा। जो गरीब है शायद उनके पास शॉपिंग में फ्रूट आ रहा हो, सही है। और जो महंगा फ्रूट है जैसे कि स्ट्रॉबेरी वगैरह, वो शायद इनके पास उसमें आ रहा हो स्पेशलिटी में। यहाँ पे क्या है कि कन्वीनियंस क्या है, जो इनके पास कन्वीनियंस में मैंगो भी है, एप्पल भी है, पाइनएप्पल भी है और बहुत सारे और फ्रूट्स हैं। इनका शॉपिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि लेट सपोज ये बाहर का खाना इसलिए खाते हैं कि इनको पसंद है, तो ये सोचते होंगे कि यार हफ्ते में एक दफा तो बाहर खाना खाना जाना चाहिए। तो शायद ये जो बाहर खाना खाने जाते होंगे, जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे जिसका पर हेड ही 3,000 रुपए होता है, तो ये इनके लिए शॉपिंग है। सर सोचिए इनका स्पेशलिटी क्या होगा। ये एक्सोटिक एक्सोटिक प्लेसेस जाते होंगे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया या स्पेन वगैरह, और वहां जाके उनके कुजीन्स ट्राई करते होंगे। ये उनका क्या है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। समझ आ रहा है? कन्वीनियंस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला, शॉपिंग उससे कम फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला, और स्पेशलिटी सबसे कम फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला प्रोडक्ट। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स में।
इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज हो रहे होते हैं, पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल तो हमें पता है, आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें रॉ मटेरियल मुझे याद है कि रॉ मटेरियल को बिजनेसेस यूज कर रहे होते हैं ताकि उन्हें कन्वर्ट कर दें इनटू फिनिश्ड गुड्स, सही है। तो ये रॉ मटेरियल का जो समझो कि किस्मत जो है ना वो है टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, सही हो गया। सर फिर इसके बाद लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे अलग ही नाम लिखे हुए, यहाँ छोड़ दो, यहाँ से नहीं पढ़ते, एक काम करते हैं यहाँ पे चल लेते हैं, ठीक है। आपके पास आ गया रॉ मटेरियल, फिर आ रहा है आपके पास कैपिटल आइटम। सर कैपिटल आइटम भी मुझे पता है, आपने बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, वो मशीन, वो इक्विपमेंट, वो वेपन्स, वो टूल्स, वो गाड़ी, वो बिल्डिंग जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म में मौजूद है और प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, सही है, तो वो कैपिटल गुड्स है। लेट सपोज, समझना, लेट सपोज आप जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो और उसके लिए आपके पास पूरी एक बड़ी सी मशीन मौजूद है, प्लांट मौजूद है, तो वो प्लांट क्या है, कैपिटल गुड है, और उसके ऊपर जो रॉ मटेरियल रखा जा रहा है एज इनपुट, वो क्या है, आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद है। या लेट सपोज आप जो भी प्रोडक्ट बना लेते हो और प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होता है, लेट सपोज आप जो है वो बनाते हो ब्रेड्स, आप बनाते हो ब्रेड्स, और ब्रेड कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं मिल्क शॉप पे जाते हैं। तो सुबह सुबह जो नहीं आपके पास डॉन की गाड़ी नजर आती है, ठीक है, जो DAWN वाला डॉन, जो डॉन की गाड़ी नजर आती है, तो वो क्या होता है कि वो सुबह सुबह बेकरी के बाहर या मिल्क शॉप के बाहर या जनरल स्टोर के बाहर रुकती है और वहां से वो ब्रेड निकाल निकाल के शेल्फ पे लगा रहे होते हैं। तो सर वो जो गाड़ी है वो क्या कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को जो है मार्केट तक छोड़कर आ रही है, वो आपके लिए क्या है, कैपिटल गुड्स। तो ये बने बनाए जो है ना प्रोडक्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज क्या करती है, इसको एज इट इज यूज कर लेती है, सही है। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में सर ऐसा कोई प्रोडक्ट बताए, प्रिंटर। फाइनेंस ऑफिस में अगर एक बच्चा आता है और फाइनेंस ऑफिस को कहता है कि भाई काम करें कि आप मुझे मेरी रिसिप्ट निकाल के दे दें, तो फाइनेंस ऑफिस क्या करेगा, आपको प्रिंट निकाल के देगा। तो प्रिंटर क्या कर रहा है कि डायरेक्टली एक प्रोसेस्ड आपके पास गुड्स मौजूद है और डायरेक्टली क्या कर रहा है कि आपका काम करके आपको दे रहा है। फिर लिखा है मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। सर ये क्या होता है, ये डिफरेंट है। रॉ मटेरियल और कैपिटल आइटम तो मुझे पता चल गया बिजनेसेस के अंदर यूज हो रहे होते हैं और मुझे इनकी डेफिनेशन पहले से ही पता थी। व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स? मैन्युफैक्चर्ड पार्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको आइसोलेशन में देखोगे ना यूं करके ऐसे, तो वो आपको वो आपको प्रोसेस्ड पार्ट ही नजर आएगा। लेट सपोज अगर आप गाड़ी की बैटरी को देखते हो, ऐसे तो खैर उठेगी नहीं, बहुत भारी होती है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे देखते हो तो बोलोगे यार ये तो कंप्लीट बैटरी है, इससे मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूँ, सही है। या लेट सपोज अगर आपने गाड़ी का टायर देखा तो वो तो आपके पास प्रोसेस्ड फॉर्म में मौजूद है, सही है। तो ये सारी चीज आपके पास प्रोसेस्ड फॉर्म में मौजूद है, लेकिन अगर आप उन्हीं चीजों को यूज करते हो एक बड़ी मशीन बनाने के लिए, तो वो कहलाएंगे मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। अब जहां पे गाड़ियां असेंबल हो रही है, जहां पे गाड़ी असेंबल हो रही है, तो देयर इज अ हाई चांस कि जब गाड़ी असेंबल हो रही है तो वहां पे कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता होगा, बल्कि आउटसोर्स किया जाता होगा। कि लेट सपोज एक जगह गाड़ी असेंबल हो रही है और वहां पे जो बैटरी आती है वो ओसाका की आती है, एक जगह जो बैटरी है वो आ रही होती है, और कौन सी कंपनी है, AGS की आ रही होती है, सही है, कहीं पे ओसाका की बैटरी आ रही होती है, कहीं AGS की बैटरी आ रही होती है। तो ओसाका की बैटरी आइसोलेशन में कैपिटल आइटम है, आइसोलेशन में कैपिटल आइटम है, लेकिन उस जो असेंबलिंग प्लांट है गाड़ी का, उसमें जो गाड़ी के अंदर बैटरी लगेगी तो एक बड़ी मशीन बनाएगी। टायर, जो जनरल टायर है या पैंथर टायर है, सही है, ये जो आपके पास टायर कंपनीज मौजूद है, तो उनका टायर क्या फिनिश प्रोडक्ट है, वो आपके पास क्या है, कैपिटल आइटम है। लेकिन जब गाड़ी बनाने के लिए वो टायर यूज होगा तो वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट कहलाएगा। आई होप बात समझ आ गई हो, इसमें एग्जांपल्स मौजूद है, अभी मैं पढ़ता हूँ, मैंने रीड नहीं किया है, सही है। फिर लिखा हुआ है आपके पास सप्लाईज। ये वो नन्हे मुन्ने आइटम्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज हो रहे होते हैं, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। इनकी सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। भाई आप एक टेबल परचेज करके लाए लकड़ी की, उसमें लकड़ी की कॉस्ट कितनी ज्यादा होगी, उसके ऊपर जो ग्लास रखा होगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, उस लकड़ी को जोड़ने के लिए जो कीले लगी होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी, सर इनसिग्निफिकेंट। लेकिन अगर कीले नहीं लगाऊं तो काम भी नहीं होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो सिग्निफिकेंट है कीले, लेकिन जो कॉस्ट है उसकी ना होने के बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड सप्लाईज। कि अगर मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, मशीन जो है वो स्मूथ चलते रहे, तो मैं उस पर कपड़ा मारते हुए साफ कर रहा हूँ, तो ये जो कपड़ा है
इसकी भी तो कोई कॉस्ट होगी, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर मैं मशीन को साफ नहीं करूंगा तो मशीन की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस खराब होगी। या लेट्स सपोज कि मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ, उसमें जो है ऑयल डाल रहा हूँ, सही है, या फिर जो मैं इसके अंदर कैरोसिन वगैरह डाल रहा हूँ ताकि वो स्मूथ हो जाए, ग्रीस वगैरह कर रहा हूँ मैं उसको, तो इसका मतलब ये है कि उसकी भी कॉस्ट है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा ऑयलिंग वगैरह तो मशीन फंसेगी, प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी, सप्लाई से। सही है। आई होप ये सारी चीजें समझ आ गई और मैं रीड कर रहा हूँ, आपको कोई नई चीज नहीं मिलेगी। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। Marketers must know how consumers view the types of products their company sell, so that they can design the marketing mix to appeal the selected target market. कि प्रोड्यूसर्स को पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, कंज्यूमर्स उनको किस तरीके से परसीव करते हैं, ताकि आप अपना मार्केटिंग मिक्स अकॉर्डिंगली बना लो। सही है। टू हेल्प देम डिफाइन टारगेट मार्केट्स, मार्केटर हैव डिवाइज्ड प्रोडक्ट इन टू मेन कैटेगरीज। आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में उसको तोड़ सकते हो। कंज्यूमर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स दैट आर बॉट बाय द एंड यूजर, भाई जो कि उसको कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर प्रोडक्ट कहलाता है। सही है। Most products produced to serve consumers can be classified as convenience product, shopping product, or specialty product. Convenience product are widely available to customers, are purchased frequently. यहाँ पे मैं आई कैप से डिसएग्री करता हूँ। परचेज्ड फ्रीक्वेंटली नहीं होता, यूज्ड फ्रीक्वेंटली होता है। मैंने आपको बता दिया भाई, लेट्स सपोज दाल चावल जो है वो क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हो, लेकिन क्या आप रोज परचेस करते हो? कि आपको रोज 100 रुपए के चावल ला रहे होते हैं, 50 रुपए की दाल ला रहे होते हैं? नहीं सर। अब्बू ने एक 10 किलो का बोरा जो है ना चावल का और 5-5 किलो की जो है पुड़ियाएं जो है दाल की बना के रख ली हैं, ताकि क्या हो कि जब जरूरत हो मैं उसको बना के खा लूं। तो यहाँ पे क्या है, जो 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 यूज हो रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली आर इजिली एक्सेसिबल। मिल्क, न्यूज़पेपर, सोडा, च्युइंग गम आर एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। तो ये वो चीजें होती है जो डेली बेसिस पे कंज्यूम की जा सकती हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम कन्वीनियंस प्रोडक्ट दैट दे आर नॉट परचेज फ्रीक्वेंटली बिफोर परचेजिंग शॉपिंग। सही है। इसमें आपके पास जो है वो आ जाता है फर्नीचर है, अप्लायंसेज है, कि आप लेट सपोज महीने में एक दफा, 4 महीने में एक दफा, 6 महीने में एक दफा परचेज करते हो। स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो है लग्जरियस आइटम्स होते हैं। सही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एग्जॉटिक डिनर कर कर आना है फिलीपींस में, या लेट सपोज आपने जो है वो एक यूनिक किस्म का ब्रेकफास्ट करना है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये क्या स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। सही है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद थी, आई होप आपको समझ आ गई हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दीज आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प कर रहे होते हैं, या ज्यादा बेहतर है कि बिजनेस यूज के अंदर, बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अनलाइक कंज्यूमर गुड्स, दीज आर नॉट फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दीज आर मेंट फॉर बिजनेस, ये बात बिल्कुल सही है। एंड नॉन पर्सनल यूज, ये बात भी बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैव लिमिटेड बायर्स, सर ये बात भी सही है कि B2B में बायर्स कम होते हैं लेकिन वो ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हैं। B2C में बायर्स ज्यादा होते हैं लेकिन वो कम क्वांटिटी में परचेस करते हैं। सही है। ये आपके पास रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में मैंने आपको बताया ना कि जो आपके पास लेट सपोज लिखा हुआ कि मीट, अब किसी बर्गर वाले के लिए मीट जो है वो रॉ मटेरियल है। या लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ ट्री की, तो किसी फर्नीचर वाले के लिए ट्री जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है। मैन्युफैक्चर्ड पार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, देखिए टायर्स, बैटरीज, लैंप्स यानी कि गाड़ी की लाइट्स जो होती है, पिस्टन्स, रेडिएटर्स, एयर कंडीशनिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वैसे तो स्टैंड अलोन अपने आप में अपने अपने प्रोडक्ट है, लेकिन आप इनको असेंबल कर सकते हो इनटू अ कार। सही है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये लिखी हुई है। सही है। फिर आगे आपके पास लिखा, आगे आपके पास लिखा हुआ कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम के बारे में हम बात कर चुके हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ लिफ्ट ट्रक, वेल्डिंग मशीन, वो फैक्स मशीन, प्रिंटर, कंप्यूटर, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारी बातें हमने की थी। Supplies, products in this category are usually indirect items that contribute to the product of end product. These products are also called consumables. Supplies are hygiene requirement whose presence does not directly matter, but their shortage can have significant effect. For instance, oil, grease used for machine lubrication is hardly paid attention to, but an unlubricated machine can significantly affect productivity. I rest my case. मैंने आपको समझा दिया। सर्विसेज इनटेंजिबल ऑफरिंग्स होती हैं जिसको आप होल्ड टच स्टोर नहीं कर सकते, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रहा है, लॉयर आपको कंसल्ट कर रहा है। सही है। इसके अलावा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको
गाइड कर रहा है, लॉयर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सही है। फिर डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि सॉफ्ट कॉपी में मौजूद होता है, जैसे कि पीएसडी, ये जो मैं आपको पीएसडी भेजता हूँ ये क्या डिजिटल प्रोडक्ट है, या फिर जेपैड, या फिर पीएनजी, सही है, या फिर XLX, सही है, या फिर आपके पास आ जाता है वर्ड की फाइल डॉक, डॉक, फिर आ जाता है आपके पास PPTX। तो ये आपके पास क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, सही है। ये अब आप लोग रीड कर लीजिएगा डिफरेंस क्या है इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट पे, इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ये आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट समझ लिया, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ ली, प्रोडक्ट की टाइप समझ ली। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक रह गया है, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट पैदा होता है, प्रोडक्ट ग्रो करता है, प्रोडक्ट मेच्योर हो जाता है, प्रोडक्ट डिक्लाइन करता है, प्रोडक्ट मर जाता है। समटाइम्स प्रोडक्ट का पुनर्जन्म होता है कि आप उसको रिवाइव कर सकते हो, रिवैम्प कर सकते हो। अलीजा देखो नाम में लिखा है अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स वो होते हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे होते। अनसॉर्ट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे होते, कि अगर आप उनका बाइंग पैटर्न देखोगे तो वो अजीब सा है। जैसे आप अगर एक चीज नोट करो कि कुछ आइटम ऐसा होता है जो कि नॉर्मली शायद इग्नोर किया जा रहा हो, कि उसको हम एज शॉपिंग प्रोडक्ट या फिर उसको एज हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट लेके चल रहे हो, लेकिन रमजानों में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। रमजानों में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि रमजानों में जो कस्टर्ड है या फिर जो पुडिंग है वो क्या होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में परचेज किया जाता है। जेली जो है वो ज्यादा उसमें यूज की जाती है फ्रीक्वेंसी में, लेकिन रमजानों के अलावा कभी दावत हो गई, कभी ऐसे दिल कर रहा है, या महीने में एक दफा, या लेट सपोज आपको कुछ ठंडी चीज खाने का दिल कर रही है, तो आप क्या करते हो अनसॉर्ट गुड्स, इनकी कोई सॉर्टिंग नहीं होती। तो अगर लेट सपोज आपके पास MCQ आएगा तो ये आएगा कि अनसॉर्ट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि उनकी परचेजिंग फ्रीक्वेंसी या उनकी यूजेज फ्रीक्वेंसी जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं होती, इट्स कॉल्ड अनसॉर्ट गुड्स। ठीक है, गुड क्वेश्चन बाय द वे, मैं भूल गया था ये। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपके पास 4 फेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, पैदाइश, ग्रोथ यानी कि उसकी जो जो वो होती है ग्रोथ होती है, फिर मेच्योरिटी के जहाँ पे वो अपने मेच्योर एज पे आगे पहुंच जाता है, फिर डिक्लाइन के वो डिक्लाइन करना शुरू करता है, उसके बाद डेथ हो जाती है या फिर वो वापस से री इंट्रोड्यूस होता है। तो डिक्लाइन के बाद 2 फेजेस होते हैं, या तो वो मर जाता है या फिर वो री इन्वेंट कर लेता है अपने आप को। सर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है। देखो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन फेज के अंदर जो हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन फेज के अंदर वो हम करते हैं अवेयरनेस की मार्केटिंग। हम करते हैं अवेयरनेस की मार्केटिंग, हम नहीं बताते कि हमारे फीचर्स क्या हैं, हम कोई दावा नहीं कर रहे होते, हम कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात नहीं करते, हम अवेयरनेस दे देते हैं। तो भाई लेट्स सपोज हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा प्रोडक्ट जो है इसका नाम ये है, और प्रोडक्ट का नेचर ये है कि लेट्स सपोज हम सॉफ्ट ड्रिंक में डील करते हैं, या हम जो है वो खाने पीने का आइटम में डील करते हैं, या हम जो है वो लेट सपोज मेडिसिन में डील करते हैं, या हम टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। बस आप ये बता देंगे, कोई फीचर्स वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस देंगे, लोगों को बता देंगे हम भी मार्केट में मौजूद है। ग्रोथ फेज में जब आपकी मार्केटिंग होगी ना वो फीचर्स की मार्केटिंग होगी। अब आप ग्रो कर रहे हो, अब आपने जो लोगों को बता दिया कि मेरे बारे में कि हम ये हैं, अब आप बताओगे हमारे फीचर्स क्या है, कि हम किस तरीके से अपने आप को कंपैटिटर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेच्योरिटी फेज वो फेज होता है कि जहाँ पे आप पीक पे पहुंच जाते हो, इतना पीक पे कि लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं और आपके ही कंपटीशन में प्रोडक्ट निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप कंपटीशन फेस करना शुरू करते हो, आपके छोटे छोटे कंपेटिटर्स आना शुरू करते हैं, और वो क्या करते हैं, नई नई टैक्टिक्स से अपनी मार्केट को बनाना शुरू कर देते हैं। लेट सपोज अगर आपको कोई कंपेटिटर आपको एक्लिप्स कर दे तो डिक्लाइन फेज आ जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी थी वो लिखा हुआ है, द इंट्रोडक्शन फेज इज द इनिशियल पीरियड इन विच कंज्यूमर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट अ प्रोडक्ट. The promotion of the product is intended to introduce the product and make consumers aware of it. इंट्रोडक्शन फेज वो फेज होता है कि जिसमें कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है। सही, उसकी प्रमोशन में क्या होता है, बस लोगों को अवेयर कर दिया जाता है। यही मैंने आपसे कहा था। प्राइस के बारे में क्या बात है, हमने जो 4 पीस मैंने आपको कहा था, 4 पीस में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। प्राइस के बारे में लिखा हुआ है कि इनिशियली प्राइस इंक्रीज कर दी जाती है। कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसकी प्राइस इंक्रीज कर दी जाती है। जब तक आपके पास कंपेटिटर्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, बड़ा चंक ले जा सकते हो। इसको कहते हैं प्राइस स्कैमिंग, इसको कहते हैं प्राइस स्कैमिंग। हम एक दावत में गए थे और हम सारे फ्रेंड्स गए थे दावत में, और
हम दोस्त बैठे थे टेबल पे, और जिनकी जिनकी शादी थी तो उनके भी कुछ रिलेटिव्स बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं टसल लगी थी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन एक टसल लगी थी, हम फ्रेंड्स वर्सेस वो रिलेटिव्स। तो जब खाना आया टेबल पे, उन्होंने टेबल पे सर्व किया था, टेबल पे ही उन्होंने बिरयानी की ट्रे रख दी थी, टेबल पे ही उन्होंने जो है वो खीर का प्याला रख दिया था, सब कुछ उन्होंने टेबल पे रख दिया था। तो वहां पे एक बड़े साहब बैठे थे, उन्होंने क्या किया, फौरन से जो है वो खीर का प्याला खींचा, और उन्होंने ऐसे करके ना वो जो जो चमचा होता है उसको ऐसे करके चलाया और ऊपर की पूरी मलाई खींच ली। दिस इज कॉल्ड स्केमिंग, कि ऊपर की मलाई उतार लेना इज कॉल्ड स्केमिंग। आपने देखा होगा कि दूध वाले क्या करते हैं, जो बॉईल कर रहे होते हैं मिल्क को, तो उसकी मलाई उतारते रहते हैं, मलाई उतारते रहते हैं, ताकि वो लस्सी में और बहुत सारी चीजों में डाल सके। तो दिस इज कॉल्ड स्केमिंग। तो प्राइस स्केमिंग क्या होता है कि अभी कोई मौजूद नहीं है, चाचा ने क्या बोला, कि चाचा ने कहा अभी किसी ने खीर उठाई नहीं है, तो क्यों ना मैं पूरी मलाई उठा लूं, तो उसने क्या किया, प्राइस स्केमिंग की। तो जब आपके बिजनेस को लगता है इंट्रोडक्शन फेज है, तो मैं ज्यादा प्राइस लगा के शुरू में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, आगे कंपेटिटर्स आ गए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन पे चलना पड़ेगा। सही है। इससे गिरी हुई एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ग्रोथ, द ग्रोथ फेज इज द पीरियड इन विच सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। यहाँ पे अब ग्रो होना शुरू होता है, प्रोडक्ट्स की सेल्स ग्रो होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, दे आर टिपिकली इंटेंडेड टू रीइंफोर्स इट्स फीचर्स। यहाँ पे जो मार्केटिंग की जाती है वो फीचर्स बताए जाते हैं, वो फीचर्स बताए जाते हैं कि हमारे यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट क्या है, हम किस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के साथ। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मे बी लोअर्ड वंस कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स एंटर द मार्केट। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट को, अब आपने जो मलाई उतार ली है, अब क्या है कि जो नीचे का हिस्सा है सब थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देंगे। सही है। फिर लिखा हुआ है मेच्योरिटी। द मेच्योरिटी फेज इज द पीरियड इन विच एडिशनल competing products have entered the market। यहाँ पे आपका जो है वो competitors आ चुके हैं, अब सेल्स जो है वो क्या होगी, आपकी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंपेटिटर्स की जो सेल है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो आपकी मार्केटिंग है अगेन वो अवेयरनेस पे आ जाएगी, इंट्रोडक्शन पे भी अवेयरनेस पे थी और यहाँ पे भी अवेयरनेस पे आ जाएगी। आपको लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यार किसने ये ट्रेंड शुरू किया है। सही है। फिर उसके बाद डिक्लाइन फेज आ जाता है। डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि आपकी जो डिमांड गिरना शुरू हो जाती है, कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मार्केट शेयर खाना शुरू कर देते हैं। सही है। अगर आप यहाँ पे कोई नई स्ट्रेटेजी ला के बिजनेस को रिवाइव कर सकते तो करोगे, अदरवाइज योर बिजनेस, योर प्रोडक्ट सीज टू एक्सिस्ट, खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी समझ आ गया होगा। किसी का कोई सवाल है तो यहाँ पे पूछ लें। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है वो है ब्रांडिंग। कोई, बाय द वे, आप लोगों की क्लास है 9 बजे आज? आज आप लोगों की क्लास है 9 बजे, आईटी वगैरह की कोई क्लास है? जी। हाँ, थक गए, सही बात। चलो कोई मसला नहीं है, ये जो ब्रांडिंग है बहुत इजी है, मैं कल आपको पढ़ा दूंगा। एक दिन ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता, ज़रूरत पड़ेगी तो किसी दिन हम जो ना 2 क्लासेस कर लेंगे, ठीक है? कि अब अगर आप लोग मुझे अलाउ करते हो कि लेट्स से आप कहते हो कि सर एक दिन में 1 घंटा नहीं पढ़ाया जाता, 2 घंटे नहीं पढ़ा जाता, व्हाट इफ के आप 2 अलग अलग स्लॉट पे क्लास कर लो, तो मैं कर लूंगा। वी कैन डिस्कस अबाउट इट, ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं कि जो गोइंग फॉरवर्ड हमारी क्लासेस बची है उसको क्या हम 2 छोटी क्लासेस पर डे पे स्प्रेड कर सकते हैं? अगर इफ यू से यस तो आई वोंट माइंड। सही है कि इंस्टेड हम 1.5 घंटे की पूरी क्लास करें, हम क्या कर सकते हैं कि 45-45 मिनट्स की 2 छोटी क्लासेस कर सकते हैं। एबीएस कह रही है कि सर ये सर्विसेज डिजिटल प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का पार्ट है। नहीं 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 नहीं, आपके पास है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में, आपके पास है कंज्यूमर गुड, इंडस्ट्रियल गुड, मिलाया ये बन गए गुड्स। फिर आपके पास है सर्विसेज, फिर आपके पास है जाता है डिजिटल प्रोडक्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आई कैप ने अलग से डिजिटल प्रोडक्ट क्यों दिया। दिया तो दिया, हमें क्या करना उस पर उस पैराग्राफ को आप क्या करें कि अलग से जो ना एमसीक्यू के लिए रीड कर लें, कि अगर वो नहीं भी डालते ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं वो चीज कवर हो रही थी। सही है। चलें, तो अब हम सजेस्ट भी कर दो यहाँ पे दूसरा टाइम क्या होना चाहिए। एक टाइम तो चलो ये हो गया आपके पास के जो हम करते हैं ना 7:30 से, लेट से हम इसको कर लेंगे 8:30 तक, 1 घंटा ये कर लेंगे, और वो दूसरा आधा पौना घंटा क्या होना चाहिए, टाइम सजेस्ट कर दो। अ, क्या हम उसे कर सकते हैं लेट से
2:30 कर ले क्या उसको? चलो कुछ ऐसा 2:30 से 3, 2 से 2:30 कुछ ऐसा कर लेते, सही है। तो कल का मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ। वैसे एक क्लास तो इसी टाइम पे होगी जो हमारा यूजुअल टाइम है, और एक दिन के किस वक्त क्लास हो सकती है वो डिस्कस कर लेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी कोई भी सवाल हो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ आज।